जैसे कि हम पहले एक वीडियो को डाल चुके हैं कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर का सेकंड चैप्टर। हम बात करते हैं कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट बोल सकते हैं, जो सीपीयू की बात कर सकते हैं। सीपीयू यदि कंप्यूटर में है तो कंप्यूटर काम करेगा, यदि ये नहीं है तो कंप्यूटर काम ही नहीं करेगा। अर्थात इसको मानव के मस्तिष्क की तरह संज्ञा दी जाती है। जिस प्रकार मानव के शरीर में मस्तिष्क होता है, उसी प्रकार कंप्यूटर में सीपीयू का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अब देखते हैं, हम बात करते हैं सीपीयू, जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी बोलते हैं। हिंदी में इसे केंद्रीय संसाधन इकाई के नाम से जानते हैं। सीपीयू के अन्य नाम या उपनाम की बात करते हैं। हम इसे प्रोसेसर भी कहते हैं। इसके अलावा इसे हम माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सीपीयू क्या होता है। सीपीयू एक माइक्रोचिप या आईसी होती है, अर्थात माइक्रोचिप या आईसी भी कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि सीपीयू जो होता है वो कौन से पदार्थ से निर्मित होता है। तो सीपीयू होता है वो सिलिकॉन से निर्मित होता है, जो कि सिलिकॉन क्या होता है, सिलिकॉन एक अर्धचालक होता है। इसके बाद हम बात करते हैं सीपीयू को कहाँ पर रखा जाता है। सीपीयू को मदरबोर्ड पर लगे सीपीयू सॉकेट में रखते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सीपीयू के ऊपर क्या लिखा हुआ होता है। सीपीयू के ऊपर आई लिखा होता है। आई मतलब इंटेल होता है। इंटेल मतलब कि इंटेल कंपनी के द्वारा बनाया गया, इसलिए कंपनी ने अपने नाम से बेचा है इसको। अब इसके बाद हम बात करते हैं सीपीयू में क्लॉक स्पीड का मापन किससे करते हैं। सीपीयू में क्लॉक स्पीड का मापन हर्ट्ज से करते हैं। जैसे कि हम आपको बता दें, हर्ट्ज जो होता है साइंस में फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक भी होता है। हर्ट्ज किसे कहते हैं, प्रति सेकंड एक चक्कर कहलाता है। प्रति सेकंड एक चक्कर, लेकिन यहाँ पर प्रति सेकंड एक चक्कर ना होने की बजाय साइंस में होता है प्रति सेकंड, मतलब एक सेकंड में कुल चक्करों की संख्या हर्ट्ज कहलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं सीपीयू की प्रोसेसिंग क्षमता, या इसे हिंदी में बोलते हैं निष्पादन क्षमता का मापन किससे करते हैं। अर्थात सीपीयू की प्रोसेसिंग क्षमता या निष्पादन क्षमता का मापन हम करते हैं MIPS, जिसकी फुल फॉर्म होती है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड होती है। इसके अलावा हम बात करते हैं सीपीयू की गति का सामान्य मापन किसमें करते हैं, तो हम गीगाहर्ट्ज में करते हैं। अब हम बात करते हैं सीपीयू की गति के मात्रक कौन कौन से होते हैं। एक तो हो गया हर्ट्ज हो गया। इसके अलावा हम बात करते हैं MIPS हो गया, जो मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड हो गया। इसके अलावा हम बात करते हैं फ्लॉप्स। इसके अलावा हम बात करते हैं फ्लॉप्स हो गया, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड होती है। फ्लॉप्स का यूज किस में करते हैं, फ्लॉप्स का यूज सुपर कंप्यूटर में करते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं सीपीयू बनाने वाली विश्व की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, इंटेल है। ठीक है। और हमने आपको पहले भी बताया था कि सीपीयू के ऊपर आई लिखा होता है, आई का मतलब इंटेल होता है। सीपीयू का पहली बार प्रयोग कब किया गया था। सीपीयू का पहली बार प्रयोग कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी के अंतर्गत माइक्रो कंप्यूटर के साथ किया गया था। इसके अलावा हम बात करते हैं विश्व का पहला सीपीयू का नाम क्या है। विश्व का पहला सीपीयू का नाम इंटेल 4004 है। इंटेल 4004 किसने बनाया, अर्थात कौन सी कंपनी ने बनाया, ये इंटेल कारपोरेशन ने बनाया। अब बोलते हैं कब बनाया, अर्थात तिथि 1970 और 71 में बनाया। 1970-71 में बनाया, अर्थात 1970 के लास्ट एंडिंग में इसे बनाना शुरू किया गया और 71 तक बन गया, इसलिए 1970-71 के दोनों को टाइम दिया जाता है। भारत में निर्मित प्रथम स्वदेशी सीपीयू का नाम क्या है, तो उसका नाम है शक्ति है। यह किसने बनाया, यह IIT मद्रास ने बनाया। कब बनाया, इसकी तिथि है 2019 में बनाया। अब बात करते हैं सीपीयू के विकास क्रम, अर्थात सबसे पहले सीपीयू का नाम कौन सा था,
फिर उसके बाद कौन सा था, फिर उसके बाद कौन सा था। इसके पहले हम बातें, इसका आया था, पहले आया था सेलेरोन आया था, फिर आया P4 आया। P मतलब होता है पेंटियम 4 आया। इसके अलावा हम बात करते हैं, इसके बाद आया ड्यूअल कोर आया। इसके बाद हम बात करते हैं कोर टू ड्यूअल आया। इसके बाद हम बात करते हैं क्वारल कोर आया। फिर उसके बाद आया ऑप्टा कोर आया। फिर आई मतलब इंटेल i3 आया। इसके बाद i5 आया। इसके बाद i7 आया। अब इसको हम जैसे कि एक ट्रिक के रूप में याद करें कि सीपीयू का विकास क्रम क्या है, तो इसको हम बताएं कांग्रेस पार्टी। हम बात करते हैं कांग्रेस पार्टी ड्यूल रिकॉर्ड। अब मैंने तो ट्रिक में ऐसे याद रखा था कांग्रेस पार्टी डंकी। ऐसे मैं किसी पार्टी को के खिलाफ नफरत फैलाने के उद्देश्य से ये ट्रिक नहीं बनाई है। बस एक थोड़ा सा एक इजी वे में याद रहे। कांग्रेस बीजेपी होती तो सभी डंकी होती है, लेकिन मैं बताता हूँ कांग्रेस पार्टी C4, कांग्रेस P4 पार्टी D4 डंकी, कांग्रेस पार्टी डंकी। फिर हो गया, फिर कांग्रेस पार्टी डंकी। फिर कोर टू डुअल हो गया, डुअल कोर, और फिर यहाँ से कोर टू डुअल हो गया। फिर हो गया तीन याद कर रखिए, और बाद में तो फिर ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जो सीपीयू से संबंधित कौन कौन से संबंधित शब्द होता है। पेंटियम भी होता है और एक आया था पी आया था, एक आया, तो दोनों याद रखना, पेंटियम और इंटेल होते हैं। इसके बाद हम कहते हैं सीपीयू को अपग्रेड करना क्या कहलाता है, मतलब सीपीयू को अपग्रेड क्यों करता है, तो हम बात करते हैं कंप्यूटर की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए हम सीपीयू को अपग्रेड करते हैं। अब बात करते हैं सीपीयू से संबंधित मुख्य बात कौन कौन सी है। हम अब बात करते हैं सीपीयू को कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कहते हैं, अर्थात कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है सीपीयू होता है। इसके अलावा सीपीयू जो होता है जो एक बार में एक ही निर्देश को पूरा कर सकता है। इसके अलावा सीपीयू सभी प्रकार के निर्देशों का निष्पादन करता है। ठीक है, इसके अलावा सीपीयू सभी प्रकार के डेटा व एवं निर्देश को लोड करता है, इंटरप्रिटेट करता है। इंटरप्रिटेट मतलब क्या अर्थ होता है, अर्थ समझता है। इसका एग्जीक्यूट करता है मतलब निष्पादन करता है। अब हम बात करते हैं सीपीयू के कितने भाग होते हैं। हम मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो नोट्स बनाए हुए हैं, जो मेरे हाथ के हैंड राइटिंग नोट्स है, और बहुत मतलब कि कम से कम 6 महीने इन नोट्सों को तैयार करने में लग गए थे। इसके अलावा जो नोट्स बनाई ये क्वेश्चन के रूप में, ये नोट्स थ्योरी भी है, और साथ साथ में प्रत्येक थ्योरी का क्वेश्चन भी आपको नजर आ रहा है। यदि आपको, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आपको ये नोट्स अच्छे लगे, आपको आपके एग्जाम में हेल्पफुल हो, तो मेरे चैनल को बढ़ावा दे। और ऐसे ही मैं हर सब्जेक्ट के बारीक बारीक मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीके सभी नोट्स आपके सामने एक इसी तरह हैंड राइटिंग में नोट्स उपलब्ध कराऊंगा, जो कि सारी एग्जामों की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। अब बात करते हैं हम सीपीयू के मुख्य भाग कितने होते हैं। सीपीयू के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला हो गया सीयू हो गया, दूसरा हम बात करते हैं एएलयू हो गया, तीसरा हम बात, पहले हो गया सीयू हो गया, दूसरा हम बात करते हैं एएलयू हो गया, तीसरा हम बात करते हैं रजिस्टर मेमोरी हो गया है। ठीक है, अब बात करते हैं हम पहले सीयू की बात करते हैं। सीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, कंट्रोल यूनिट होती है। हम बात करते हैं इसका उपनाम, बात करता है ये उपनाम या निकनेम, बात करता है इसे सीपीयू का नियंत्रक नियंत्रक या नियंत्रण भाग भी कहते हैं। वेरी गुड। अब बात करते हैं सीयू या कंट्रोल यूनिट के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं। यह सभी प्रकार की गतिविधियों को नियंत्रण करता है। जब भी क्वेश्चन में कंट्रोल की बात आ जाए तो समझ जाना कि सीयू की बात कर रहे हैं। इसके अलावा सीयू जो होता है यह एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को यह भी बताता है कि किसी निर्देश को कब तथा कैसे निष्पादन करना है, और यही डिकोड कहलाता है। ठीक है, अर्थात डिकोड का काम, एग्जाम में से घुमा फिरा के क्वेश्चन में पूछे कि डिकोड का काम कौन करता है, तो डिकोड का काम सीयू करता है। इसके बाद हम बात करते हैं एएलयू मतलब सीपीयू का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मुख्य भाग, बात करते हैं एएल हम बात है एएलयू। एएलयू की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है, जो कि राजस्थान पुलिस में प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आपको यह क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं एएलयू के कार्य कौन कौन से होते हैं।
मुख्य कार्य की बात करें तो सभी प्रकार की अंकगणितीय तथा तार्किकी गणनाओं को निष्पादित करता है। एएलयू का एक तो हो गया, ठीक है। अंकगणितीय मतलब क्या होती है, अर्थमेटिक, और तार्किकी मतलब लॉजिकल कैलकुलेशन को निष्पादित करता है। दूसरा मेमोरी ट्रांसफर से भी संबंधित कार्य करता है। ध्यान रखना, दोनों मुख्य कार्य और भी होते हैं, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से जो मुख्य कार्य है मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इसके अलावा तीसरा भाग हम बात करते हैं रजिस्टर मेमोरी की बात करते हैं। रजिस्टर मेमोरी का उपनाम बात करते हैं तो कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी होती है। रजिस्टर मेमोरी उपनाम बात करते हैं तो रजिस्टर मेमोरी होती है जो कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी होती है। अब बात करते हैं रजिस्टर मेमोरी किसका भाग होता है, तो सीपीयू का आंतरिक भाग, इंटरनल भाग होता है। अर्थात तीनों ही जो बात करते हैं, हमने बात की सीयू, एएलयू तथा हम बात करें रजिस्टर मेमोरी, तीनों ही क्या है कि सीपीयू के आंतरिक भाग होते हैं, जो हमने बताया इंटरनल पार्ट होते हैं। हम बात करते हैं रजिस्टर मेमोरी की प्रकृति या नेचर कैसी होती है। यह अस्थायी मेमोरी होती है। हम बता क्यों, इसका कारण, अस्थायी मेमोरी तो होती है लेकिन इसका कारण क्या है, क्योंकि इसमें उपलब्ध डेटा को नए डेटा के आते ही ओवरराइट कर देते हैं। अर्थात फिक्स एक कुछ समय के लिए इसमें रहती है, जैसे नया डेटा आया तो अपना स्थान छोड़ के वापस दूसरे स्थान पे चले जाती है। अब बात करते हैं रजिस्टर मेमोरी का मुख्यतः आकार कौन कौन सा होता है, तो इसका आकार 8 बिट का भी होता है, 16 बिट का भी होता है, 32 बिट का होता है या 64 बिट का होता है। या तो 8 बिट की होगी या 16 बिट की होगी या 32 बिट की होगी या 64 बिट की होगी। इसके बाद हम बात करते हैं रजिस्टर मेमोरी को कहाँ पर रखते हैं, सॉरी, रजिस्टर मेमोरी में क्या रखते हैं। इसमें हम बात करते हैं उपलब्ध डेटा, निर्देश या एड्रेस को अस्थायी रूप से रखते हैं, क्योंकि प्रकृति इसकी अस्थायी में हुई है तो इसमें उपलब्ध डेटा, निर्देश या एड्रेस को अस्थायी रूप से रखते हैं। इसके बाद कहते हैं हम रजिस्टर मेमोरी का प्रयोग की बात करते हैं कि रजिस्टर मेमोरी का प्रयोग क्यों करते हैं। देखिए भाई, सीपीयू द्वारा वर्तमान में निष्पादित किए जाने वाले डेटा, निर्देश या संबंधित एड्रेस को स्टोर करने के लिए करते हैं, और पता है अस्थायी रूप से करते हैं। अब बात करते हैं हम रजिस्टर मेमोरी के प्रकार कौन कौन से होते हैं। रजिस्टर मेमोरी के मुख्य प्रकार कौन कौन से होते हैं, हम बात करते हैं। पहला होता है MAR, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होती है। क्या कार्य करता है, सीपीयू द्वारा फेच मतलब होता है रीड करना। सीपीयू द्वारा फेच या रीड किए गए मेमोरी एड्रेस को स्टोर करने का काम कौन करता है, MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर करता है। इसके बाद हम बात करते हैं MBR की बात करते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, मेमोरी बफर रजिस्टर होती है। हम बात करते हैं इसका अन्य नाम भी कौन सा, MBR का अन्य नाम या उपनाम या निकनेम बात करते हैं तो मेमोरी डेटा रजिस्टर होती है, जिसे MDR के नाम से जानते हैं। इसके अलावा तीसरा उपनाम, क्योंकि इसके कार्य ही है एक तरह से डेटा को स्टोर करने का काम करता है, इसलिए इसका उपनाम और कार्य, इसलिए डेटा को स्टोर करने वाला रजिस्टर MBR या MDR है। मतलब MBR बोले तो मेमोरी बफर रजिस्टर और MDR बोले तो मेमोरी डेटा रजिस्टर है। इसके अलावा हम बात करते हैं IR की बात करते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं तीसरा भाग है रजिस्टर मेमोरी का IR की फुल फॉर्म क्या होती है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होती है। कार्य क्या करती है, निर्देश को स्टोर करने का काम करती है, इसलिए IR को हम निर्देश को स्टोर करने वाला रजिस्टर के नाम से भी जानते हैं। अर्थात इसका कार्य में नाम छुपा है और नाम में ही कार्य छुपा हुआ है। इसके अलावा हम बात करते हैं चौथा पार्ट की भी बात करते हैं PCR, मतलब कि फुल फॉर्म क्या होती है, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर होती है। क्या कार्य करता है, सीपीयू द्वारा निष्पादित किए जाने वाले अगले निर्देश के एड्रेस को स्टोर करने का काम PCR या प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर के नाम से जानते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं पांचवा भाग बात करते हैं ACR। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एक्यूमुलेटर बोलते हैं, एक्यूमुलेटर रजिस्टर बोलते हैं। कार्य ALU के परिणाम, जो ALU जो परिणाम देता है अर्थात जो रिजल्ट देता है को स्टोर करने का काम करता है ACR, एक्यूमुलेटर रजिस्टर के नाम से जानते हैं। इसके अलावा होता है I या O रजिस्टर बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं इनपुट आउटपुट रजिस्टर के नाम से भी जानते हैं। कार्य इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस के एड्रेस को स्टोर करने का काम करता है। कौन करता है, इनपुट या आउटपुट रजिस्टर करता है। अब बात करते हैं मुख्य कार्य।
हमने ये तो हमने बात कर लिए थे रजिस्टर मेमोरी। पहले हमने बात की सीपीयू। सीपीयू के मुख्यतः तीन भाग। पहले हम बात करता है सीयू, दूसरा एएलयू, तीसरा हम बात करते हैं रजिस्टर मेमोरी। फिर हमने रजिस्टर मेमोरी के मुख्य प्रकार की बात करते हैं। अब बात करते हैं हम सीपीयू के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं। सीपीयू के मुख्य कार्य सॉरी मुख्य कार्य चार है। कौन सा? एक तो है डेटा फेच का है, दूसरा हम बात करते हैं डिकोड का है, तीसरा हम बात करते हैं एग्जीक्यूट का है, चौथा हम बात करता है राइट बैक का है। अब बात करते हैं डेटा फेच यानी क्या होता है, डिकोड किसे कहते हैं, एग्जीक्यूट किसे कहते हैं, राइट बैक किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं सॉरी डेटा फेच किसे कहते हैं। सीपीयू द्वारा मुख्य मेमोरी से डेटा व निर्देश को पढ़ना डेटा फेच कहलाता है। डेटा फेच का काम कौन करता है? यह सीपीयू करता है। किसके माध्यम से करता है? यह पीसीआर प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर के माध्यम से करता है। दूसरा हम बात करते हैं डिकोड। डिकोड का कार्य क्या है? सीयू। हम बात करें डिकोड का कार्य डिकोड का कार्य कौन करता है? सीयू करता है। हमने बात करी डिकोड किसे कहते हैं? सीयू एएलयू की बताता है कि किसी निर्देश को कब तथा कैसे एग्जीक्यूट करना है, उसे डिकोड के नाम से जानते हैं। इसके अलावा तीसरा काम एग्जीक्यूट का काम करता है। सीपीयू का तीसरा काम एग्जीक्यूट होता है, अर्थात सीपीयू द्वारा दिए गए सब निर्देश को पूर्ण करना। मतलब सीपीयू जितने भी जो निर्देश देते हैं उस सभी कार्य को पूर्ण करता है, उसे ही एग्जीक्यूट या निष्पादन के नाम से जानते हैं। चौथा हम बात करते हैं राइट बैक। राइट बैक परिभाषा क्या है? सीपीयू द्वारा प्रदान किए गए आउटपुट को मेमोरी में लिखने की प्रक्रिया को हम राइट बैक के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं नोट। एक होता है निर्देश चक्र। कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि भाई मतलब निर्देश चक्र या इंस्ट्रक्शन साइकिल का क्रम बताइए। तो ये ध्यान रखना, पहला फेच होता है, फिर डिकोड का काम होता है, फिर एग्जीक्यूट का काम करता है, अर्थात राइट बैक का काम करता है। अर्थात सीपीयू का निर्देश चक्र, अर्थात सीपीयू पहले फेच का काम करता है, फिर डिकोड का काम करता है, फिर एग्जीक्यूट करता है, फिर लास्ट में करता है राइट बैक का काम करता है। अब बात करते हैं सीपीयू की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। सीपीयू की गति को प्रभावित करने वाले मुख्यतः कौन से 5 कारक या फैक्टर रहते हैं। सॉरी एक तो होता है वर्ड लेंथ कारक, दूसरा हम बात करते हैं सिस्टम क्लॉक, तीसरा हम बात करते हैं मल्टी प्रोसेसिंग, चौथा हम बात करते हैं साइज ऑफ रैम, मतलब रैम की साइज या रैम का आकार। अब हम बात करते हैं पांचवा हम बात करते हैं कैश मेमोरी की बात करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वर्ड लेंथ क्या होती है, सिस्टम क्लॉक क्या होता है, मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है, साइज ऑफ रैम क्या होती है, कैश मेमोरी क्या होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ड लेंथ या शब्द परास की परिभाषा की बात करते हैं कि वर्ड लेंथ या शब्द परास होता क्या चीज है। सीपीयू द्वारा एक समय में प्रोसेस की जाने वाली कुल बिट की संख्या वर्ड लेंथ या शब्द परास कहलाती है। अब मुख्य बात करते हैं एक 32 बिट प्रोसेसर एक समय में केवल 32 बिट को प्रोसेस कर सकता है। प्रोसेसर मतलब कि हमने बात की थी उपनाम सीपीयू होता है। दूसरा हम बात करते हैं सिस्टम क्लॉक सिस्टम क्लॉक जिसे हम हिंदी में कंप्यूटर घड़ी के नाम से जानते हैं। सिस्टम क्लॉक या कंप्यूटर घड़ी क्या होती है? तो यह सीपीयू का आंतरिक भाग होती है, अर्थात यह सीपीयू के अंदर लगी होती है, इसलिए इसे सीपीयू का आंतरिक भाग भाग भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा सीपीयू का आंतरिक भाग में लगी होती है, इसलिए सीपीयू का आंतरिक भाग में स्थित होने के कारण सीपीयू का आंतरिक भाग के रूप में स्थित होती है। इसके अलावा हम बात करते हैं मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है, जिसे हिंदी में पैरेलल प्रोसेसिंग के नाम से जानते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है? जब एक कंप्यूटर में एक समय में एक से अधिक प्रोसेसर मतलब जैसे सीपीयू का प्रयोग करके विभिन्न निर्देशों को एक समय में निष्पादन करना ही मल्टी प्रोसेसिंग या पैरेलल प्रोसेसिंग कहलाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि मल्टी प्रोसेसिंग पर आधारित सिस्टम को हम मल्टी कोर या मल्टी प्रोसेसर सिस्टम के नाम से जानते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं सीपीयू को प्रभावित करने वाले कारक में चौथा बात करते हैं रैम का आकार होता है। रैम का आकार बात करता है सीपीयू मुख्य बात करते हैं सीपीयू द्वारा निष्पादित किए जाने वाले डेटा को पहले रैम में लोड करता है, इसलिए रैम के आकार भी सीपीयू की गति निर्भर करती है। चौथा हम बात करते हैं कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी की जब भी हम अब हमारा कंप्यूटर का थर्ड चैप्टर आएगा मेमोरी, तो उसमें हम बताएंगे कैश मेमोरी क्या होती है। कैश मेमोरी से वर्चुअल मेमोरी
सॉरी कैश मेमोरी अलग होती है और वर्चुअल मेमोरी आवश्यक मेमोरी अलग होती है। तो हम आपको थर्ड चैप्टर में उसका आपके सामने पेश करेंगे, तब तक आप वेट कीजिए, इसी चैप्टर का थोड़ा आनंद लीजिए। अब बात करते हैं हम विविध। हर चैप्टर में ध्यान रखना कि कंप्यूटर के कम से कम 9 10 या 15 के समथिंग चैप्टर होंगे छोटे छोटे, सब लास्ट में जितने भी इम्पोर्टेंट चीज होगी विविध के रूप में लास्ट में आपको चैप्टर में मिल जाएगी। हम बात करते हैं जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में पार्ट में हमने बात की थी, बस आ रही थी बार बार की बस क्या चीज़ है। अब बस आपको पता लग जाएगा, जैसे बस जो अपने यातायात के साधन होते हैं वो बस नहीं है, ये कंप्यूटर में बस क्या होती है उसके देखिए। कंप्यूटर में बस का अर्थ होता है तारों का युग्म, तारों का युग्म या तारों का जोड़ा होता है, उसे ही हम बस के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बस का क्या कार्य क्या है। सीपीयू तथा इससे जुड़े भाग आपस में संचार करता है। सीपीयू तथा इससे जुड़े अर्थात हमने बात की फर्स्ट चैप्टर में बात की थी सीपीयू तथा, और दूसरा हम बात करते हैं मेन मेमोरी मुख्य मेमोरी, जो आपस मदरबोर्ड में स्थित है और जो कि आपस में बस के माध्यम से अर्थात तारों के युग्म के माध्यम से जुड़े हुए थे। अब बात करते हैं बस मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? डेटा बस, एड्रेस बस और तीसरी होती है कंट्रोल बस होती है। अब बात करते हैं हम डेटा बस का कार्य क्या होता है। सीपीयू तथा मुख्य मेमोरी के मध्य डेटा का आदान प्रदान करना डेटा बस का कार्य होता है। इसके अलावा हम बात करते हैं एड्रेस बस का कार्य होता है, मेमोरी एड्रेस प्रदान करना होता है। इसके अलावा हम बात करते हैं कंट्रोल बस का कार्य होता है, विभिन्न प्रकार के नियंत्रण सिग्नल प्रदान करने का काम होता है। इसके अलावा हम बात करते हैं विविध में विविध में पहली बात तथ्य या इम्पोर्टेंट बात हो गई। दूसरा हम बात करते हैं आईसी क्या होती है, जो ये राजस्थान पुलिस में आई हुई थी कि आईसी क्या चीज होती है। आईसी की फुल फॉर्म भी पूछी गई थी और आईसी की प्रकृति की क्या होती है। तो ये रेलवे में भी रेलवे एनटीपीसी 2016 के में भी आपको ये शायद क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। आईसी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट होती है। आईसी का प्रयोग हम बात करें किस में करते हैं, कंप्यूटर में करते हैं। आईसी की प्रकृति की माइक्रोचिप, अर्थात आईसी कह दो चाहे माइक्रोचिप कह दो, क्योंकि सीपीयू जो होता है, सीपीयू का हम बात करते हैं सीपीयू की प्रकृति आईसी या माइक्रोचिप, अर्थात माइक्रोचिप या आईसी छोटी सी चीज होती है सीपीयू। इसके अलावा हम बस आईसी संख्या निर्भर करती है, ये ट्रांजिस्टर की संख्या पर निर्भर करती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आईसी के नाम बताएंगे एक तरफ, इसके फुल फॉर्म बात करेंगे। इसमें एक मतलब कि इन आईसी इन ट्रांजिस्टर की संख्या के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है और ये कौन कौन मतलब कौन सी पीढ़ी में कौन सी आईसी का प्रयोग किया गया। पहले हम बात करते हैं पहली आईसी का नाम क्या, जो कि फर्स्ट पीढ़ी या फर्स्ट जनरेशन में प्रयोग किया गया था, उसके पहले का नाम है एसएसआई, जिसे बोलते हैं फुल फॉर्म में स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन के नाम से जानते हैं। जिसमें ट्रांजिस्टर की संख्या थी 10 से कम ट्रांजिस्टर की संख्या थी और इसका प्रयोग पहली पीढ़ी में या फर्स्ट कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन में इसका प्रयोग किया गया। दूसरा हम बात करते हैं दूसरी आईसी नाम या इंटीग्रेटेड सर्किट का नाम ध्यान रखिए, दूसरा होता है एमएसआई का बात करते हैं। हम बात करते हैं मिडिल स्केल इंटीग्रेशन है, जिसमें ट्रांजिस्टर की संख्या 10 से 100 तक थी और जिसका प्रयोग हम बात करते हैं दूसरी पीढ़ी या सेकंड जनरेशन में किया गया था। तीसरी हम बात करते हैं तीसरी आईसी का नाम है एलएसआई, हम बात करते हैं इससे फुल फॉर्म लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है। इसमें ट्रांजिस्टर की संख्या 100 से 10,000 तक थी और इसका प्रयोग हम बात करते हैं कंप्यूटर की थर्ड पीढ़ी में या थर्ड जनरेशन में इसका प्रयोग किया गया था। चौथा हम बात करते हैं वेरी वीएलएसआई, जिसका फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है, जिसमें ट्रांजिस्टर की संख्या 10,000 से 10 लाख तक थी, जिसका प्रयोग हम बात करते हैं कंप्यूटर की फोर्थ पीढ़ी में या चतुर्थ पीढ़ी में इसका प्रयोग किया गया था। अभी वर्तमान में हमारे कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी चल रही है, जिसमें ट्रांजिस्टर कौन सी सॉरी आईसी का प्रयोग किया गया, उसका नाम था यूएलएसआई किया गया, जिसकी फुल फॉर्म है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है और जिसमें ट्रांजिस्टर की संख्या 10 लाख से अधिक है और इसका प्रयोग हम बात करें 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर की इस समय 5वीं पीढ़ी चल रही है, फिफ्थ जनरेशन चल रही है, जिसमें इसका प्रयोग किया गया है यूएलएसआई। अतः इसको एक ट्रिक से देखा जाए कैसे याद करें, पहले हम स्मॉल आता है, फिर मिडिल आता है, फिर लार्ज आता है, फिर वेरी लार्ज आता है, फिर अल्ट्रा लार्ज आता है। इसके अलावा हम बात करते हैं
कंप्यूटर का सेकंड चैप्टर का लास्ट विविध के लास्ट महत्वपूर्ण तत्व की बात करते हैं। हम बात करते हैं मुख्य मेमोरी। बार हम देख रहे थे मुख्य मेमोरी आई थी फर्स्ट चैप्टर में। मुख्य मेमोरी मेन मेमोरी है, जिसमें हमने बताया था रैम को मेन मेमोरी या मुख्य मेमोरी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं मेन मेमोरी या मुख्य मेमोरी। इसके अलावा आपको पता है कि मदरबोर्ड के अंदर सीपीयू होता है, और सीपीयू और जो मेन मेमोरी थी जिसे हम रैम से बात करते हैं, दोनों हम बात करते हैं बस अर्थात तारों के युग्म से जुड़े हुए होते हैं। ये हमने पहले भी फर्स्ट चैप्टर में भी बात की थी। अब बात करते हैं मुख्य मेमोरी के क्या क्या नाम होते हैं। मेन मेमोरी के एक से रैम भी बोलते हैं, लेकिन मुख्य मेमोरी इंग्लिश में मेन मेमोरी हो गया। इसके अलावा इसे हम बात करते हैं रैम भी बोलते हैं। इसके अलावा इसे डी रैम भी बोलते हैं। इसके अलावा इसे सीपीयू का वेटिंग रूम भी बोलते हैं। इसके अलावा इसे सीपीयू का कोऑर्डिनेट रूम के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं परिभाषा की, बात करते हैं मुख्य मेमोरी। हम बात करें मुख्य मेमोरी और जैसे रैम। अब बात करते हैं रैम की साइज या रैम के साइज या आकार। हमने बात की सीपीयू को प्रभावित करने वाले कारक में भी बात की थी, रैम की साइज या रैम के आकार। अब बात करें मुख्य मेमोरी या रैम या डी रैम या सीपीयू का वेटिंग रूम या सीपीयू का कोऑर्डिनेट रूम किसे कहते हैं। सीपीयू जिस डेटा एवं निर्देश को एग्जीक्यूट करता है उसे सबसे पहले एक मेमोरी में लोड करता है, अर्थात कौन सी मेमोरी, मुख्य मेमोरी में लोड करता है, अर्थात रैम में लोड करता है, अर्थात डी रैम में लोड करता है, अर्थात सीपीयू का वेटिंग रूम में लोड करता है, अर्थात सीपीयू का कोऑर्डिनेट रूम में लोड करता है। इसके अलावा हम बात करते हैं मेमोरी एड्रेस क्या होता है। एक मेमोरी के अंतर्गत उपलब्ध डेटा या प्रोसेस किया गया डेटा को नाम या नंबर के स्थान पर एक असमान एड्रेस से जानते हैं, उसे हम मेमोरी एड्रेस के नाम से जानते हैं। इसके अलावा सेव किसे कहते हैं। सबको पता है कि सेव करना, सब मोबाइल में जानते हैं, नंबर को सेव तो करते हैं, लेकिन रियल में इसकी परिभाषा होती क्या है। देखिए कि एक मेमोरी के अंतर्गत उपलब्ध डेटा को आवश्यकता अनुसार स्टोरेज या हार्ड डिस्क, मतलब हार्ड डिस्क मतलब स्टोरेज, स्टोरेज मतलब हार्ड डिस्क में कॉपी करने की प्रक्रिया को हम सेव के नाम से जानते हैं। हेलो दोस्तों, ये आज का जो कंप्यूटर का सेकंड चैप्टर है समाप्त होता है। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आपको जो मेरे द्वारा हाथ से बनाए गए हुए नोट्स आपको अच्छे लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी भाई लोग, एक निर्धन परिवार से संबंधित स्टूडेंट इसका पूरी तरह से लाभ उठा सके। और बस एक और सब चीज़ को छोड़कर कंप्यूटर के लिए बोल रहा हूँ कि सब चीज़ को छोड़कर कंप्यूटर इन पर विश्वास कर लेना। तो अभी तो आप विश्वास नहीं करोगे, लेकिन इनको पढ़ने के बाद, एग्जाम देने के बाद जब आपको बिलीव हो जाएगा तो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।